हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा शुरू करनी है केस स्टडी की ही। लास्ट लेक्चर में केस स्टडी करी थी, आज खत्म करेंगे। और जो भी टाइम बचेगा बेटा वो सुनने में इन्वेस्ट करेंगे। आपने मुझे 4 चैप्टर के हेडिंग सुनानी थी। ठीक है जी, चलो जी। बेटा, हमने लास्ट केस स्टडी बेटा ये की है, कल आखिरी केस स्टडी। आज शुरुआत यहीं से ही कर रहे हैं, इस केस स्टडी से शुरुआत कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन डिस्क्राइब किया गया? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय करण विदिन विच ऑल मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। कल ये बात पूछी गई थी बेटा, मैंने कल पूछा भी था कि फ्रेमवर्क जब भी आएगा 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तभी इसका आंसर होगा जब बिल्कुल इससे नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया होगा टाइप ऑफ फ्रेमवर्क बता दो। यहाँ बेटा आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क, यहाँ पूछ लिया गया नेम द टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, यानी कि कंफर्म्ड आंसर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब मुझे बेटा ढूंढना है कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल और डिविजनल। और बेटा अगर मुझे ये पता लग गया, ये पता लग गया, तो ये तो कंफर्म्ड है, ऑर्गेनाइजिंग ही होगा। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पढ़ दो और मुझे छाट कर बताओ कौन सा स्ट्रक्चर। मिल गया? क्या है जी आंसर? फंक्शनल स्ट्रक्चर। कहां से पता लगा देवेश? अच्छा ठीक है। 4 डिपार्टमेंट में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और उसके बाद भी हिंट थे इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर आंसर हो गया, यानी कि फर्स्ट का आंसर ऑर्गेनाइजिंग, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देन फंक्शनल स्ट्रक्चर। लिखे जाएंगे मेरिट डिमेरिट भी। A part, identify and explain the functions of management being described. Functions of management। ठीक है जी, देखते हैं कौन कौन से functions हैं यहाँ पर। Describe briefly any 2 point highlighting the importance of each of the function of management as identified in part A of the question। पार्ट ए में जो भी फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे उनकी दो दो इंपॉर्टेंस बतानी है। बेटा पढ़ना जरा आप। फोर्थ से फिफ्थ लाइन काम की लाइन है, ये प्लानिंग की तरफ इशारा करती है। इन द मीटिंग दे डिसाइडेड अबाउट द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डिफरेंट अवेलेबल अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग देम। प्रोसेस, प्लानिंग का प्रोसेस याद है? बीच के 3 स्टेप, तीनों की बात कर दी इसने। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, वही सब कर रहा है ये। ठीक है जी, आगे बढ़ो। तो चलो, प्लानिंग तो मिल गया मुझे, और कोई फंक्शन है तो ढूंढते हैं। वैसे तो काम हो जाएगा, बस यहीं से काम शुरू हो गया। Then the various tasks required to be performed were identified and divided. Identification of work and division of work. Similar activities को ग्रुप कर दिया आपने, डिपार्टमेंटलाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजिंग की कहानी शुरू हो गई। ठीक है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, अब मैं जिससे पूछूंगा बताएगा भाई, करण तू बताएगा ये। कल आते ही यही बात डिस्कस की, परसों जब पढ़ाया कभी बैच में तो भी बात डिस्कस की। हाँ जी सर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंपनी को बदलना है या नहीं?
हाँ, वैसे नहीं है ही फर्नीचर में, कैसे भी वैसे भी ऐसे भी जैसे भी है फर्नीचर में। पहले क्या कर रहे थे, ऑफिस का फर्नीचर बना रहे थे, अब कहाँ जा रहे हो, होम फर्नीचर बना रहे हो। भैया फर्नीचर फर्नीचर ही रहा, ना कोई रॉ मटेरियल बदला ना कोई प्रोसेस बदली, एक ही प्रोडक्ट है ये, एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपने कोई एक्सपेंशन नहीं कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिफ्थ वन पढ़कर बताओ जी, समझ में आ गया? कंप्लीटली प्रोडक्ट बदल गया, डिविजनल स्ट्रक्चर पे जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन, सांची आपने बताना है पहले, आपसे नहीं बताया गया तो अंतरा बताएगी। केस पढ़ने की वैसे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट से ही काम हो जाना चाहिए। चीख के बता दे जो अंदर अंदर बताना चाह रही तू। हाँ जी, पढ़ नहीं रही सांची, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पढ़ाई में, बिल्कुल भी। अब ज्यादा ही कर रही है तो, रिक्वायरमेंट में आंसर लिखा हुआ है, चीख चीख के आंसर कह रहा है। क्या बोलूं यार, क्यों बोला मानिए तूने, देख ले। ठीक है बाबू, क्लियरली लिखा हुआ है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात चल रही है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। रही बात तीन डिसएडवांटेज की, पढ़ रखे डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो लिख ही जाएंगे। इतना आसान क्या ढूंढ के रहे हो, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट वन, हाँ जी मैडम, हाँ आप ही का नंबर है, पढ़ो। How is the company's future organizational structure likely to be different from the existing one? State any 3 point of difference between the two types of organizational structure. कुछ भी नहीं, रिद्धि वतन गलत है लेकिन नहीं है। छुट्टी कर रहे हो तो इसका मतलब घर बैठ के तो देखो वीडियोस। बेटा क्वेश्चन पढ़ा है? कंपनी का फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होगा कंपनी के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से, 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी बताने। वैसे एक बात बताऊं, जितने तुम परेशान हो रहे हो कभी जिंदगी में ना इतना सा भी दिमाग नहीं लगाते तुम। मैंने बोला ना, मेरे को सबसे कमजोर बैच मिला बिजनेस स्टडीज के हिसाब से, सबसे कमजोर बैच मेरी हिस्ट्री में। मुझे 11वां साल है पढ़ाते हुए, मेरे को आज तक इससे वीक बैच नहीं मिला। पता नहीं क्या करते रहते हो, क्या सोचते रहते हो। आधे तो लगे हुए हैं केस पढ़ने में, बार बार पढ़ रहे हैं कुछ मिल जाए। अबे केस की जरूरत क्या है। उसने पूछा आज का कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है फ्यूचर के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। अच्छा एक बात बताओ, आज क्या फॉलो कर रहे होंगे, एक प्रोडक्ट बनाते होंगे फंक्शनल फॉलो ही तो कर रहे होंगे, दो तीन बनाने शुरू कर देंगे डिविजनल, डिफरेंस बताना शुरू कर दो। आपको क्या लगता है आज डिविजनल कर रहे होंगे कल फंक्शनल करोगे? एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आज फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होंगे कल डिविजनल पे आओगे। आज ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आज तो मैं 10 प्रोडक्ट बनाता हूँ सब बंद करके एक ही कर रहा हूँ शुरू। आज एक ही तो बनाता हूँ और कल बढ़ाना होगा काम को। कभी मैंने नहीं देखा काम कम होते वैसे केस स्टडी में, कभी कि किसी का करंट में डिवीजनल था और बाद में फंक्शनल हुआ। हमेशा ये होता है पहले फंक्शनल है और बाद में डिवीजन की तरफ गए। एक ही ऑप्शन है, पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं।
केस स्टडी पढ़ने में? आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, डिविजनल डिविजनल कर रहे हो मुझे आंसर। अरे यार, बचपन से पढ़ रहे हो यार, सीबीएसई में इतनी इंग्लिश तो आती ही होगी यार, क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पा रहे आप? पढ़ो जी, सारे पढ़ो पहले। डन, ठीक है। क्रिकेट मैच की बात चल रही है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एडवांटेज लिखी जाएंगी। ये भी सारे पढ़ो, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ भाई, रितेश क्या आंसर है? क्या है आंसर मान्या? डेलीगेशन ही है आंसर। चार में से एक वर्ड चाहिए, चारों में से कोई वर्ड नहीं है यहाँ। वहाँ वॉल्यूम ऑफ वर्क नहीं है, वेरियस लेवल वर्ड है, वी से, DAVI, DAV स्कूल, DAVI, इन चार में से कोई वर्ड मिल जाए। डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, ऑटोनोमस प्लान, वेरियस लेवल और इंडिपेंडेंट चार्ज, ये चार वर्ड मिलेंगे तो आंसर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, वरना डेलीगेशन ही चलता रहेगा। चलो खैर, नेक्स्ट वन। बेटा पहले डी ऑप्शन पढ़ना, डी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस बताना है, ओरिजिन और फ्लो के बेसिस पे तो बता देंगे। बी पढ़ना, कैन द अथॉरिटी ग्रांटेड टू सबऑर्डिनेट बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन? ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कोई अथॉरिटी अपने किसी सबऑर्डिनेट को दिया, वापस लेके किसी और को दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो, आपकी पावर है, जिसको चाहो उसको दे सकते हो। बी पार्ट का और डी पार्ट का केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। ए और सी का हो सकता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो ए और सी। ठीक है, अब पढ़ो केस। क्वेश्चन समझ में आए? बेटा मानिक को क्यों फीडबैक देना चाहिए अतुल को? क्योंकि भैया अतुल ने नेसेसरी अथॉरिटी भी आपको दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको असाइन की, इसलिए देना पड़ेगा आपको फीडबैक। ठीक है ना जी, मतलब आंसर देना पड़ेगा। यू आर हेल्ड आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। बेटा कहता है कैन मानिक बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट मीटिंग द वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ अतुल, गिव अ सुटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यस। क्यों? क्योंकि भैया अथॉरिटी आपको दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई, वर्क आपको असाइन किया गया। अगर आप गलती से उस टारगेट को पूरा नहीं करोगे तो जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है, और किसी की थोड़ी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ, पढ़ना जी। बामी आंसर करेगी, नहीं होगा तो आप करोगे।
हाँ जी, कैश रीजन अकाउंटेबल है, क्यों? अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड, ठीक है ना जी? भैया आपने जरूर अथॉरिटी बांट दिया, आपने जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी, पर आंसरेबिलिटी हमेशा आपकी है, ठीक है ना? कुछ ऐसे ही तो था, वो सृजन सेल्स मैनेजर था, सीईओ ने या एमडी ने उसको टास्क दिया था कि 5,000 यूनिट बिकनी चाहिए और बिकी नहीं, बाद में 4800 बिकी। यही तो है ना पूरी कहानी। तो बेटा आप अकाउंटेबिलिटी फिर भी नहीं बांट पाओगे, आपने पावर बांटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी, जवाबदेही तो आपकी ही है, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। पढ़ो जी, इसके लिए केस पढ़ा तो बेवकूफ आप कहलाओगे। Identify and explain the two type of organization have been discussed, formal और informal। चार डिफरेंस पढ़ दो, केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ना जी। डिसेंट्रलाइजेशन डन, जितनी मर्जी एडवांटेज लिखते लो, क्वेश्चन भी क्या होगा और आंसर भी क्या होगा हमें सब पता है। कौन सी पॉलिसी फॉलो करी, उसके तीन इंपॉर्टेंस। पढ़ना पढ़ दो, कोई नहीं, मुझे पता है आंसर क्या है, आपको भी पता है क्या है। डन, आंसर तो वही है जो होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। दिवेश पढ़ना जरा, ए पार्ट का ही आंसर करना है, बी पार्ट की बात थोड़ी सी मैं करता हूँ। ए पार्ट पढ़ो और केस पढ़ो। करूँ क्या हुआ, पढ़ लिया? हाँ जी सर, आंसर क्या है? क्वेश्चन भी नहीं समझ में आता क्या तुम्हें? कभी कभी तो मुझे डाउट होता है। नहीं, क्वेश्चन में आंसर नहीं है, ध्यान रखना, ये गड़बड़ करोगे। मैं आपको बता देता हूँ, 99% जगह पर जब दो कंसेप्ट पूछता है, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन आंसर हो सकता है, पर 100 में से 100% आपको ये भी बात बता देता हूँ कि 1% जगह वहां भी है जहां दो कंसेप्ट पूछता है तो आंसर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अगला ही केस दिखा दूंगा। भाई केस ही नहीं समझ में आता क्या? मैं कह रहा हूं क्या अंग्रेजी पढ़ते हो तुम? आइडेंटिफाई द टू कंसेप्ट्स। क्या, क्या कैसे पढ़ते हो भाई, कैसे सिखाऊं? अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती?
दो बार कह रहा हूं, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ ले, फिर डिसेंट्रलाइजेशन, फिर डिसेंट्रलाइजेशन। Identify the two concepts which reflect the transition in the role of Jasraj in the above para. बेटा ट्रांजिशन शो कर रहा है, दो कंसेप्ट ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं बेटा उसकी शिफ्ट शो कर रहा है। जसराज पहले कुछ और कर रहा था, बाद में कुछ और कर रहा है। पता नहीं यार क्या पढ़ते हो। Kabir open a retail mart in local market as he knows it will be impossible for him to handle all work alone. He appoints Jasraj to perform tasks on his behalf, thereby reducing his workload. This decision provided Kabir with more time to concentrate on the important matter. Besides, he recruited 8 other persons as support staff. अभी तक जितनी बात चल रही है सारी डेलीगेशन की चल रही है। आगे बढ़ो। Over the year, his business earns a good name for itself. So he opens another outlet in a city. Considering Jasraj's competence, he gives the independent charge. आगे कहानी डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि शुरू में जसराज को काम तो दिया गया लेकिन वो डेलीगेशन का हिस्सा था, लेकिन जब इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया वो डिसेंट्रलाइजेशन का हिस्सा है। बी पार्ट, what are the factors that Karan must keep while giving the independent charge of new outlet to Jasraj? बेटा जब आप जसराज को इंडिपेंडेंट चार्ज दे रहे हो ना, तो ये चीज बिल्कुल क्लेरिफाई रखो, कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां मैं इंडिपेंडेंट चार्ज दे रहा हूँ जसराज को। 100% फील्ड में नहीं, वरना आप कभी ऑनर नजर नहीं आओगे, फिर तो जसराज ही आपके सर पे आके बैठ जाएगा। 100% फील्ड का कभी भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं बनाया जा सकता। कुछ फील्ड कुछ एरिया स्पेसिफाई कर दो जहां वो इंडिपेंडेंट चार्ज ले सकता है, बिना आपसे पूछे डिसीजन ले सकता है, लेकिन आपको ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा कौन सी फील्ड्स, कुछ अपने लिए बचा लो। ठीक है जी, और इसका कोई लेना देना नहीं है केस के साथ इस बात का। लो जी बहना, अब पढ़ना जरा वो दो कंसेप्ट। करण डिसेंट्रलाइजेशन, अर्जुन सेंट्रलाइजेशन, इसलिए कह रहा था ऐसे नहीं कर सकते तो। ठीक है चलो, लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।